सक्सेस आपके लिए क्या मीनिंग रखता है, कि क्या मिस्टेक करते हैं लोग बहुत जनरली इसमें। एक तो आपने एक्सप्लेन कर दी, कोई बिजनेस ग्रो कर रहा है तो ग्रोइंग स्टेज में क्या मिस्टेक करते हैं, तो फर्स्ट मिस्टेक तो यहीं आ गई। ये एक सीख है, बहुत बढ़िया सीख है कि मतलब आदमी फेल नहीं होता, वो जो इवेंट कर रहा था या जो वो कर रहा था वो फेल हुआ है, तो ये स्वीकार करना चाहिए हमें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जिंक पॉड पे। मैं हूं आपका होस्ट हरीश। जैसे कि आप देख रहे हो, हमारे ऑलमोस्ट लास्ट 6 महीने से हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। हमने शुरू किया था मेडिकल रिलेटेड पॉडकास्ट, फिर हेल्थ और फिटनेस पे आए। अब हम जो नेक्स्ट कैटेगरी जा रहे हैं वो है फाइनेंशियल फिटनेस। फाइनेंशियल फिटनेस के लिए हमारे कई सारे एपिसोड शेड्यूल्ड है। उसमें हम जो शुरुआत कर रहे हैं उसमें हम ऐसे गेस्ट को बुला रहे हैं जो कि खुद एक एंटरप्रेन्योर है, एक कोच है जो आपको बिजनेस करना सिखाते हैं या बिजनेस मेंटर कह सकते हैं उनको, और उन्होंने बिजनेस के ऊपर किताब भी लिखी है जो अमेजॉन बेस्ट सेलर है। स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का, श्री गोविंद बहादुर जी का। गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जिंक पॉड पे। हम चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दें। थैंक यू हरीश जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरी जो बिजनेस की जर्नी रही है वो जीरो से रही है। आज मैं अलग अलग 3 बिजनेस को लीड कर रहा हूँ, 100 से ज़्यादा लोगों की टीम है। लेकिन मेरा एक पैशन है, जो भी एमएसएमई छोटे बिजनेसमैन हैं वो कहीं ना कहीं स्टेगनेंट हो गए हैं, अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं या उनकी लाइफ में फ्रीडम नहीं है, तो वो उसको कैसे हासिल कर सकते हैं, मैं उनकी भी मदद करता हूँ एज ए मेंटर, एज ए कोच। मेरी बुक आई है बिजनेस बियॉन्ड लिमिट्स, वो भी बिजनेसमैन की मदद करती है कि कैसे वो अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं। मैंने अपने सेमिनार किए हैं 50 से ज़्यादा, शेप योर ड्रीम, जिसमें मैं युवाओं से संवाद करता हूं कि कैसे वो अपने लाइफ में अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी। और हमें बहुत खुशी है कि हमारे बीकानेर शहर में ऐसी हस्ती है जो लोगों को ये बढ़ावा दे रही है, बिजनेस में जो फ्रीडम आना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुत गौरवशील बात है। तो अब हम अपना सेशन कंटिन्यू करते हुए वार्तालाप करेंगे गोविंद जी से। गोविंद जी, मेरा पहला ही सवाल, सक्सेस आपके लिए क्या मीनिंग रखता है? और मैं ये बोलूंगा, मैं आपसे 2 तरह के उत्तर चाहूंगा इसमें, एज ए बिजनेस ओनर और एज ए आप जो कोच हो, जो आप सिखाते हो बिजनेसमैन को। दोनों पर्सपेक्टिव से आप मुझे ये आंसर दीजिएगा कि व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू। मेरे हिसाब से सक्सेस का मतलब है कि बैलेंस लाइफ। जो भी आप कर रहे हैं, आपके लाइफ में अगर संतुलन नहीं है, आपने बिजनेस में टर्नओवर तो कर लिया लेकिन आपकी फैमिली को आप टाइम नहीं दे पाते, खुद के लिए आपकी विजडम नहीं है, खुद के लिए समय नहीं है, या आप कहीं कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, तो अगर वो सारी चीज़ें बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में, आपको अपनी हॉबीज़ के लिए समय नहीं दे पा रहे, आपकी हेल्थ सही नहीं है, ये अगर आप सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो आप, मेरे हिसाब से वो व्यक्ति सक्सेस नहीं है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में बैलेंस है, आप एक बिजनेस में सफलता के साथ साथ आपके पास में हेल्थ भी है, आप फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, फ्रीडम है, तो आप सक्सेस हैं। बहुत सुंदर जवाब आपका। हम चाहेंगे कि आप, जैसे अभी आपने बताया था इंट्रोडक्शन में कि आप एक बिजनेसमैन हो जो आपने जीरो से शुरू किया था, तो हम आपकी ये जर्नी सुनना चाहेंगे। जी, मेरा जो बैकग्राउंड है वो एक मीडियम क्लास फैमिली से है, कोई भी बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं रहा है। मैंने शुरू से, जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था तो मैंने तय किया था कि मैं अपना खुद का बिजनेस करूँगा, क्योंकि उस समय कहीं ना कहीं पैसे का स्ट्रगल था, आसपास के माहौल को देखा और मुझे लगा अगर पैसे की फ्रीडम लानी है तो खुद का बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस का बी क्या होता है ये भी पता नहीं था, तो मेरे सामने कुछ छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी आई, मैंने तलाश करना स्टार्ट किया। उस समय मैं ये इंसिडेंट बहुत जगह बताता हूँ कि उस समय वीडियो गेम पार्लर हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, एक तो मैं दौर था। तो मैं अपने दोस्त के साथ में मार्केट में वीडियो गेम खेलने के लिए गया, वो 10 रुपये घंटे का लिया करते थे। तो मैंने देखा यार ये अच्छा काम है, मैं भी इसको कर सकता हूँ। दूसरे दोस्त वीडियो गेम को एंजॉय कर रहे थे और मेरे को उसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, तो मैंने क्या किया, एक पुराना वीडियो गेम लिया और अपने घर पे एक टीवी लगाया पुराना और वो स्टार्ट कर दिया। वहाँ से मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया। वो 10 रुपये में कर रहे थे, मैंने 7 रुपये में स्टार्ट किया और वहाँ से मेरी बिजनेस की जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने बहुत छोटे मोटे, आज तक 15 अलग अलग बिजनेसेस किए हैं, उसमें कई बार फेलियर हुई है, कई बार सक्सेस हुआ है। तो ये करके आज मैं 3 अलग अलग बिजनेस को लीड कर रहा हूँ। आप हमारी जनता को बताना चाहेंगे 3 क्या सेगमेंट के बिजनेस है? जी, एक है हमारा जिसमें ई कॉमर्स में हम डील करते हैं, ठीक है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सभी पे 7 से ज़्यादा हमारे खुद के ब्रांड्स हैं। उसके साथ में हमारा हेल्थ इक्विपमेंट का इंपोर्ट का काम है और माइनिंग में हम काम कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अमेजॉन बेस्ट सेलर बुक है बिजनेस बियॉन्ड लिमिट्स, ये भी सर के लिखी हुई है। अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड हो तो अमेजॉन पे जाके बिजनेस बियॉन्ड लिमिट्स से सर्च करें और ये किताब पढ़ें और
हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये किताब आपको कैसी लगी। कंटिन्यू करते हैं गोविंद जी। ये तो आपने जवाब दिया एज ए बिजनेसमैन या एज एन एंटरप्रेन्योर। एज ए कोच आपकी जर्नी क्या रही, कैसे स्टार्ट हुई? ये जब मैं अपना बिजनेस कर रहा था तो मेरे को हमेशा से ये लगता था कि जब मैं अपनी लाइफ में मेरा जो भी गोल है वो अचीव करूंगा तो मैं दूसरों के लिए भी कुछ करूंगा। बहुत ही नोबल थॉट है ये। हाँ, लेकिन वो मैं ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा था। तो मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया 2017-18 में। मेरे को ब्रेन स्ट्रोक हो गया ओह। और एक साइड से पूरा पैरालिसिस हो गया। मैं 6 महीने तक मैं चारपाई में पड़ा रहा। तो मेरे को एक टाइम मिला, मुझे लगा कि मैं जो करना चाहता हूँ वो मुझे करना चाहिए। शायद सही टाइम आ गया था। हाँ, सही टाइम आ गया था, बाकी चीज़ें हो चुकी हैं। तो वहाँ से मैंने अपने सेमिनार की स्टार्ट की शुरुआत। मोदी जी की एक बात याद आ गई मुझे, आपदा में अवसर। हम्म। तो वो जो आप बता रहे हो, जैसे आप 6 महीने बेड रिडन थे, उस टाइम आपको ये अवसर दिखा बिल्कुल कि जो आपकी बहुत पुरानी कोई चाहत थी वो आप कंटिन्यू कर सकते हो, कि दूसरे लोगों को हेल्प करना, बिजनेस फ्रीडम अचीव कराना। बिल्कुल, क्योंकि उस समय मुझे इसका टाइम मिला सोचने का। नहीं तो हम बिजनेस में बिजी रहते हैं, ज़्यादातर बिजनेस ओनर के साथ यही है कि वो डे टू डे लाइफ में इतना बिजी रहता है कि उसको टाइम ही नहीं मिल पाता, ना खुद को दे पाता है ना फैमिली को दे पाता है। तो वहाँ पे मुझे एक नया जन्म मिला। मुझे ये लगा यार लाइफ तो खत्म हो गई एक बार तो फिर मैंने वापस, मैं उससे सही हुआ, योगा से, अपनी लाइफस्टाइल से, भगवान की कृपा से जो भी है सही हुआ। तो मैंने फिर स्टार्ट किया सेव योर ड्रीम। कोरोना आया उसके बाद में, फिर मैंने उसके अभी 50 से ज़्यादा सेमिनार किए हैं जिसमें मैंने डायरेक्ट युवाओं से संवाद किया है कि उनकी लाइफ में कैसे वे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। फिर मैंने देखा कि जो मेरे जैसे बिजनेसमैन हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, सुबह से शाम तक उसी लाइफ में हैं, उनके पास कहीं फ्रीडम नहीं है। चाहे वो 5 करोड़ कर रहे हैं, 50 करोड़ कर रहे हैं या 500 करोड़ कर रहे हैं, कैसा भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, फ्रीडम नहीं है। तो मैं कैसे उनकी मदद कर सकता हूँ, ये मुझे लगा। तो मैंने अपनी बुक भी लिखी जो अभी मेरी 6 महीने पहले आई है, बिजनेस बियॉन्ड लिमिट्स। मैंने कई लोगों को 1-to-1 कोच भी किया है। बहुत ही सुंदर बात कही है आपने, जो कि मतलब आपने कैसे उस स्थिति में जब एक आदमी हार जाता है, ब्रेन स्ट्रोक या जो भी पैरालिसिस वाली स्थिति से आप उभर के आए और आज आप इतनी बढ़िया पोजीशन में हो, तो मैं इसके लिए आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगा। थैंक यू। बात को आगे बढ़ाते हैं कि एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए आपके हिसाब से फाउंडेशन क्या है? मेरे हिसाब से पहला तो है कि हमारा गोल क्या है। अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, किसी को देख के कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों के साथ में क्या प्रॉब्लम है कि वो देखते हैं आज मार्केट में दूसरा क्या कर रहा है या उसका अच्छा बिजनेस चल रहा है तो मैं कर सकता हूँ। तो किसी का देखा देखी नहीं, हमें खुद को देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है और हम करना क्या चाहते हैं। अगर हमारा गोल क्लियर होगा और फिर उस गोल के आधार पे हमारी प्लानिंग क्या है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, वो सारी चीज़ें, टीम क्या है, हम किस एरिया में बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं, सर्विस कैसी है, वो सारी चीज़ों को जब हम प्लान करके और एक लॉन्ग टर्म प्लान के आधार पे, अपने विजन या मिशन के आधार पे उस बिजनेस को करते हैं तो एक फाउंडेशन स्ट्रांग होती है। मेरे ख्याल से फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, कोई भी बिजनेस हो। जैसे कि आपने बताया, चाहे टर्नओवर मैटर नहीं करता, चाहे कितने से शुरू करो, फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा फाउंडेशन के बाद आपके हिसाब से नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बिजनेस को ग्रो करने का? बिल्कुल, जैसे आपने फाउंडेशन की बात की तो मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि हमने देखा जितनी बड़ी बिल्डिंग बनती है वो उतनी पहले जमीन में ज्यादा होती है, उसकी नींव उतनी मजबूत। हाँ, अगर हम उसको जमीन पे बनाएंगे, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं करेंगे तो बिल्डिंग भी स्ट्रांग नहीं होगी। बहुत सही बात है। इसके बाद में जब हम बात करते हैं तो क्या है, वो है फाइनेंस। बिल्कुल, अगर फाइनेंस पे हम ध्यान रखेंगे, कैश फ्लो, बहुत सारे बिजनेसमैन को मैंने देखा है कि उनके पास अपना फाइनेंशियल डाटा भी नहीं होता है कि वो कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, उनका टर्नओवर कितना है, एक अंदाजे से चल रहा है। पूरा मंथली वो अपने प्रॉफिट को भी एनालिसिस नहीं करते हैं। तो अगर हमें बिजनेस को सही डायरेक्शन में रखना है तो हमारे फाइनेंशियल डाटा को एनालिसिस करना पड़ेगा। डाटा मैनेजमेंट बहुत जरूरी। बिल्कुल, और फाइनेंशियल डाटा, फाइनेंशियल कि हम कितना नेट प्रॉफिट है, कितना ग्रोस प्रॉफिट है, कौन से प्रोडक्ट में हमारा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, कौन से में कम आ रहा है, वो सारी चीजें, एक्सपेंसेस कितने हैं, इन्वेंट्री क्या हाँ, इन्वेंट्री क्या है, वो पता नहीं रहता है। तो वो डाटा जितना स्ट्रांग होगा वो बिजनेस आगे उतना ही स्ट्रांग रहेगा। मेरे ख्याल से आज की डेट में इतने टूल्स अवेलेबल है इस चीज के लिए कि अब मतलब ये कोई चैलेंज नहीं है। आज से अपन कुछ साल पहले की बात करते तो कंप्यूटर्स भी नहीं होते थे मोस्टली बिजनेस में, तो हाथों में वो रोकड़ लिखते थे। आज तो सारे टूल्स अवेलेबल है। बिल्कुल, आज बहुत आसान है अगर कोई भी करना चाहे, लेकिन उसको नेग्लेक्ट करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो बिजी हैं। मैं इसको बोलता हूँ, शायद एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मुझे उसका, मेरे को जो कारण लगता है वो है बिजीनेस। ओके, बिजनेस नहीं, हम बिजनेस में है नहीं, बिजीनेस में है।
हमें पता नहीं है क्या चल रहा है, बस फायर फाइटिंग कर रहे हैं। जो सामने आ रहे हैं, इधर से उसने बोल दिया बिल बनवा दो, इधर से बोल दिया माल निकलवा दो, इधर से बोल दिया ये स्टाफ चला गया, ये मशीन खराब हो गई। हम तरह की इसी बातें। फायर फाइटिंग में लगे रहते हैं हमेशा, तो इसलिए हम उस डाटा पे जो कोर चीज है उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था कि क्या मिस्टेक करते हैं लोग बहुत जनरली इसमें। एक तो आपने एक्सप्लेन कर दी, कोई बिजनेस ग्रो कर रहा है तो ग्रोइंग स्टेज में क्या मिस्टेक करते हैं। तो फर्स्ट मिस्टेक तो यही आ गई कि उसके पास अपना फाइनेंशियल डाटा नहीं है, मैनेज नहीं करता, या बहुत ज्यादा बिजी है, ध्यान ही नहीं दे पाता। नेक्स्ट, आप ऐसा कुछ और मिस्टेक पॉइंट आउट करना चाहोगे जिसके कारण वो क्या कहना चाहते हैं, आप ग्रो नहीं कर पाते? हाँ बिल्कुल, कि मुझे लगता है बहुत सारे बिजनेस एक लेवल पे जाके स्टैग्नेट हो जाते हैं। स्टैग्नेंट होते हैं, ये वो बहुत चाहे common- 5 करोड़ है, 50 बिल्कुल। करोड़ है, 500 करोड़ है, कहीं भी स्टैग्नेट हो जाते हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये है कि खुद को ही पूरी तरह से बिजनेस में इन्वॉल्व कर देना। मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर से मिलता हूं तो देखता हूं कि वो सेल्स भी खुद देख रहे हैं, फाइनेंस भी खुद देख रहे हैं, टीम भी खुद ही हायर कर रहे हैं, परचेज भी खुद कर रहे हैं, सेल्स भी खुद कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों में ही खुद को इन्वॉल्व कर देना, वो अपने काम को डेलीगेट नहीं कर पाते। और इस कारण हमने देखा है बहुत सारे दुकानदार या अपने बीकानेर में आसपास देखते हैं, वो सुबह 8 बजे आते हैं और रात को 11 बजे तक, त्योहार पे भी उनको टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं है, फैमिली के लिए तो बिल्कुल हाँ, अपने लिए नहीं है, फैमिली हाँ, के लिए तो अपने बहुत लिए बड़ी बिजनेस के लिए टाइम नहीं है। मैं ये बोलता हूँ कि उनको अपने बिजनेस के लिए टाइम नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, फायर फाइटिंग कर रहे हैं। जो सामने से चीजें आ रही है, जैसे आग बुझाने वाला क्या करता है कि उनको कॉल आया, वो वहां चले जाएंगे और आग को बुझाने लग जाएंगे। तो बिजनेस ओनर की ये हालत है कि उसके पास जहां से सामने से चीजें आ रही है, वो जाके ऑफिस में बैठा, दुकान में बैठा, उनका स्टाफ बोल रहा है कि सर ये हमें रिटर्न भरना है, तो वो देखेगा अरे ये अकाउंट पूरा हुआ है नहीं, अकाउंटेंट को फोन करो, ये करो, ये स्टॉक खत्म हो गया है, तो वो फटाफट परचेज करने के लिए बात करेंगे, ये कस्टमर है वहां से पेमेंट नहीं आ रहा है, तो वो हर समय फायर फाइटिंग में लगे रहते हैं। तो कुल मिला के मैनेजमेंट फेलियर है। हाँ, मैनेजमेंट फेलियर है। उनकी थिंकिंग नहीं है कि हमें इस चीज से बाहर निकलना है। हर व्यक्ति को लगता है कि अगर मैं करूंगा तो बेहतरीन करूंगा। वन मैन आर्मी, खुद को सुपरमैन मानना कि मुझे लगता है कि मैं करूंगा ना तो ही सबसे बढ़िया होगा। हाँ, मेरे ख्याल से कॉमन थॉट हो चुका है बिजनेसमैन का कि मैं जाके अपने दुकान की गिद्दी पे बैठूंगा, हाँ, हाँ। तो मैं महाराजा हूँ, मैं सब कुछ मेंटेन कर लूंगा, बिल्कुल। जबकि ऐसा होता नहीं है। हाँ, ऐसा होता नहीं है। अगर हमें उस चीज से बाहर निकलना है, उसको 10x करना है, तो वो सोच लानी पड़ेगी, हमें वैसी टीम लानी पड़ेगी, डेलीगेट करना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे। गोविंद जी, आपसे बात करके तो ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत पहले आपसे मिलना चाहिए था, क्योंकि मैं भी एक स्मॉल बिजनेस ओनर हूँ और ये जो आपने जो भी चीजें बताई मैं भी फेस कर चुका हूँ, फेस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने शायद अपने आप को थोड़ा इवॉल्व किया, इसलिए आप देखो आज पॉडकास्ट को भी टाइम दे पा रहा हूँ कहीं ना बिल्कुल, कहीं। अभी आपने बताया ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे करके और कुछ क्रिएटिव चीजें कर रहे हैं आपके बिल्कुल, लाइफ में। बिल्कुल, चाहे वो आपने बताया घूमना है या पॉडकास्ट करना है या खुद के लिए समय निकालना, ग्रेट, बिल्कुल। इंस्पायरिंग है ये। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि पैसा तो कमा लेंगे कैसे भी कर, लेकिन वो पैसा मेरे इसी लाइफ में मैं उस पैसे को कैसा खुद पे भी यूज करूं, अपने फैमिली पे यूज करूं, ना कि उसको लॉकर में रहने दूं। पढ़ा तो वो नेक्स्ट जनरेशन के काम आएगा, लेकिन अपनी लाइफ में भी कुछ एम होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि जो बिजनेस चालू करता है उसका एक एम होना चाहिए, जो बिजनेस कर रहे हैं उनका भी एक एम होना चाहिए। बिल्कुल, हमारा गोल होना चाहिए कि हम लाइफ से चाहते क्या है। चाहते हैं ब्रेक्स बहुत जरूरी है। हाँ, हम चाहते क्या है। अगर आपको अच्छा लगता है, आपकी हॉबीज है घूमना, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, आपकी इच्छा है पॉडकास्ट करना, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं और सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उसका कोई मोटिव नहीं रह पाता। बिल्कुल नहीं रहता। लेकिन मुझे इसके साथ में एक बात और ऐड करता हूं मैं, अगर आप ये चीजें कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप बिजनेस में और ज्यादा ग्रो कर पाएंगे, बिल्कुल, कहीं ना क्योंकि आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आपकी सोच खुलेगी। मेरे ख्याल से मेरा एक स्ट्रेस मिटाने का जरिया बन चुका है। मैं पॉडकास्ट में करता हूँ, इसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ, उनकी जर्नी सुनता हूँ, वार्तालाप करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो बिजनेस रिलेटेड स्ट्रेस है ना कहीं वो सेटल डाउन होता है। बिल्कुल, नई चीजें मिलती है, नया एक्सपीरियंस होता है, तो ग्रेट, ये इंस्पायरिंग है, बहुत ही अच्छा है। और मैं इसी पे बात करता हूँ, बैलेंस लाइफ पे मैं अपनी बात करूँ तो मेरा भी ऐसा रूटीन है कि मैंने ये स्टार्ट किया मेंटर का, तो उससे पहले ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की। अगर हम किसी को बता रहे हैं और हमारी लाइफ में अगर वो नहीं है तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगी, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं भी अपनी लाइफ को, आज मेरे को पेड़ पौधों का शौक है, ग्रीनरी का शौक है, तो मैं अपना हफ्ते में एक दिन अपने फार्म हाउस पे टाइम बिताता हूँ पेड़ पौधों के बीच में। मुझे योगा का शौक है, तो मैं डेली 2 से ढाई घंटे योगा के लिए देता हूँ। मुझे बुक पढ़ने का शौक है, मेरे पास 2000 से ज़्यादा बुक है। लिखने का भी। हाँ, वो लिखना तो फिर थॉट आएगा तो लिख पाएंगे।
आर्टिकल्स लिखने का, मेरे अभी 150 से ज़्यादा आर्टिकल आ चुके हैं जो भी नेशनल न्यूज़पेपर हैं, जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सभी में। तो उन सारी चीज़ों के लिए टाइम देना, घूमने का, तो वो जब हम करते हैं तो लाइफ में फुलफिलमेंट आता है, एक बिल्कुल आता है, एक सेटिस्फेक्शन आता है। हाँ बिल्कुल, कि मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा कहीं ना कहीं एक पर्पस सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल। अपने फैमिली के लिए भी, अपने खुद के लिए भी। तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, और मेरे ख्याल से जो भी एस्पायरिंग हमारे ऑडियंस है जो शायद बिजनेस करना चाह रही हो, या बिजनेस में, या अपने लाइफ के इस स्टेज पे हो कि डिसीजन ले नहीं पा रही है कि सैलरीड पर्सन ही कंटिन्यू करे या एज ए बिजनेस हो, तो शायद ये सब सुन के उसको काफी कुछ उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल। इसी को कंटिन्यू करते हैं। आपने जैसे बताया कि आप 50 से ज्यादा आपने सेमिनार किए, तो इस सेमिनार में ज्यादा यूथ मिल रहे हैं या जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन है, ये जो सेमिनार का जो पैटर्न रहा है मेरा, वो सेव योर ड्रीम ओनली यूथ के लिए है। ओके। अलग यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल्स, उनके अंदर जो यूथ है उन्हीं के साथ में किया है मैंने। और क्या रहता है, मतलब जनरल क्वेश्चन क्या रहता है वहाँ पे यूथ का? तो बहुत सारी चीज़ें रहती है कि हम आगे लाइफ में ये करना चाहते हैं लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, एक मोटिवेशन को बरकरार कैसे रखें, फोकस नहीं कर पाते हैं। ये सारे जो जनरल क्वेश्चन है कि मैं ये लाइफ में करना तो चाहता हूँ लेकिन मोटिवेशन भी मिलता है, वो ख़त्म हो जाता है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं उस पर। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है गोविंद जी, मेरी जो ऑडियंस भी सुन रही है उसमें 90% ऐसे लोग जो शायद सैलरीड एम्प्लॉय है, कहीं ना कहीं उनके जीवन काल में उनको एक बार ये जरूर आता होगा मन में कि काश मैं भी बिजनेसमैन होता, या काश मैं कोई बिजनेस कर रहा होता। क्योंकि वर्क लाइफ स्ट्रेस बहुत ज्यादा है कॉर्पोरेट में, कोई भी लेवल पे वर्क लाइफ स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो उसके भी दिमाग में कहीं ना कहीं आता है, लेकिन शायद बहुत सारे सिनेरियो ऐसा है कि वो फुलफिल नहीं कर पाता है। तो आप जो ये यूथ को ट्रेन कर रहे हो स्कूल कॉलेज लेवल पे, मेरे ख्याल से उनके काफी कॉन्सेप्ट्स उसी लेवल पे क्लियर हो जाने चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि एक बार वो सैलरीड लाइफ में घुस गया, उसके बाद बहुत मुश्किल होता है। मेरे ख्याल से मेरा ऐसा मानना है कि उसके बाद बहुत मुश्किल होगा कि कोई यू टर्न ले। बहुत जनों की हमने कहानियां सुनी है जो सैलरीड एम्प्लॉय भी बाद में निकल के कोई बिजनेस करे। कोविड के टाइम में ऐसा काफी सुनने में आया था। फंस जाते हैं कहीं ना कहीं और वो उनका जो सपना है वो उस पर धूल जम जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वो डिसीजन नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल से ये आपका बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है कि उसी ग्रास रूट लेवल पे आप काम करके कॉलेज लाइफ में, जब वो मेरे ख्याल से बहुत एक नेसेंट स्टेज होती है, उसी स्टेज पे अगर सही उनको बुनियाद मिल जाए एक, तो वो शायद काफी अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल। और उसका एक कारण ये भी है कि आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया है, तो उसके कारण युवाओं में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया। हमारे टाइम पे हम देखते थे तो बहुत कम चीजें थी, आज डिस्ट्रैक्शन है, वो कहीं पे फोकस नहीं कर पाते। आसपास बहुत सारी चीजें उनको दिख रही है तो मन भटकता है, और जब तक आप फोकस नहीं करेंगे रिजल्ट आएगा नहीं। कहीं ना कहीं आप लाइफ में चाहे जॉब भी करना चाहते हैं या स्टडी करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, आपको फोकस तो करना पड़ेगा। लेकिन युवाओं में भटकाव है, उनको आसपास की चीज़ें दिखती है कि यार ये बहुत अच्छा है, ऐसा करना चाहिए, कभी कुछ लगता है, कभी कुछ मन में आता है। तो वो सेमिनार, जो मेरा सेमिनार है सेव योर ड्रीम, तो वो इसीलिए है कि आपके सपनों को आकार देना, उसको दिशा देना। बहुत बहुत बढ़िया बात है। आप हमारे दर्शकों को बताओ, वैसे तो आपके सेमिनार जो फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा, कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो ग्रोथ के तरफ बढ़ाती है आपके हिसाब से, कॉमन एक स्ट्रेटेजी होगी, बहुत सारी, लेकिन जो आप हमारी जनता को बताना चाहोगे? जिसमें स्ट्रेटेजी की आप बात करें, बिजनेस जो एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर है, एग्जिस्टिंग या जो ऑलरेडी जिसने बिजनेस में कदम रख दिया है अपना, उनके लिए मेरे हिसाब से डेलीगेशन इज द की ऑफ सक्सेस। हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे अभी पहले बात की कि हम खुद में ही बिजी रहते हैं, तो अगर हमें बिजनेस में ग्रो करना है तो अपने काम को डेलीगेट करना पड़ेगा। जो भी काम हम चीज़ें कर रहे हैं, हमारा काम है उस बिजनेस को ग्रो करवाना, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, नए प्रोडक्ट्स लाना या नई दुकान खोलना, जो भी हमारा काम है, टीम बनाना। हाँ, टीम बनाना, टीम को ट्रेंड करना, न कि बिल बनाना। सही बात है। तो हम हमारे जो भी ऑपरेशन रिलेटेड वर्क हैं उसको डेलीगेट करें दूसरी टीम को, चाहे वो अकाउंटेंट है या हमारे सेल्स का स्टाफ है, ऑपरेशन का परचेज मैनेजर है, कोई भी है, उसको डेलीगेट करें, उनको ट्रेंड करें, उनको अपने बिजनेस का पिलर बनाएं, और हमारा पूरा फोकस कोर वर्क पे लेके आएं, जो ग्रोथ वर्क है, डे टू डे वर्क। बहुत बढ़िया। तो उससे बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे ऑटोमेटिक जाएगा। और ऑटोमेशन के लिए, जैसे अकाउंट्स के ऑटोमेशन के लिए आजकल बहुत सॉफ्टवेयर आ गए, बिजी है, टैली बहुत वाइडली यूज होता है, लेकिन आज भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बिजनेसमैन अब मेरे आसपास ही है, वो आज भी हाथों से वो हिसाब लिखना है, मुनीम आ रहा है, खाता लिख रहा है, उस सिस्टम में वो लोग ग्रो नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, या उनको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन सा मिल चुका है
कि मैं यही करूंगा, मैं अडेप्ट ही नहीं हो पाऊंगा टेक्नोलॉजी में? देखिए, ये सारी चीजें हम जो बात कर रहे हैं वो उनके लिए है जो ग्रो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। लेकिन अगर जो करना ही नहीं चाहते हैं, उनका तो भगवान आ जाए, प्रभु श्री राम आ जाए, तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सर बहुत बहुत बढ़िया बताया आपने। तो ये सारा कुछ उसी के लिए जो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। वो कहते हैं ना, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करना बिल्कुल, चाहता है। तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते। तो लेकिन जो करना चाहते हैं, वास्तव में अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में रास्ता नहीं है, तो उनके लिए ये सारी चीजें हैं कि वो डेलीगेट करें, अपना सिस्टम बनाएं, प्रोसेस बनाएं। सिर्फ टेक्नोलॉजी एक हम ये नहीं, अकाउंटिंग के लिए वो सब चीजों में यूज कर सकते हैं हम। हाँ नहीं, मैंने तो बताया कि बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अकाउंटिंग एक सिंपल, मतलब जो आपने कहा, हाँ। फाइनेंशियल डाटा मैनेज करने का बहुत अच्छा टूल है। इसके अलावा आजकल सोशल मीडिया की बात करें तो ऐड रन करते हैं, बहुत एड्स मिलते हैं अपन को, एड से काफी अच्छी रेवेन्यू कमा रहे हैं। ये सोशल मीडिया भी कमा रहा है, प्लस जो एड्स दे रहे हैं वो भी काफी अच्छा तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। तो मेरे ख्याल से जो भी बिजनेस में एस्टेब्लिश हो चुके हैं या होना चाह रहे हैं, उनको इन टूल्स का पूरा यूज लेना चाहिए। बिल्कुल, टूल का यूज करना चाहिए। जैसे अभी आपने बात की डिजिटल की, तो अपने बिजनेस को डिजिटल लाना चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट हम बात करें, सीआरएम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी सारे डाटा को रखने की, कि आपके पास कितनी लीड्स आई हैं, कितनी मैच्योर हुई हैं, आपके कस्टमर डाटा क्या है, आप उनको बार बार कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़े हुए रह सकते हैं, प्रमोशन चला सकते हैं। बहुत इजीली अवेलेबल है और इतने सिंप्लीफाइड है कि आपको कोई एक्सपर्ट, कोई कंप्यूटर चलाने वाला नीचे, आप खुद भी मैनेज कर सकते हैं। मतलब इजीली कोई भी मैनेज कर सकता है। बिल्कुल, ये कोई भी मैनेज कर सकता है, इस तरह की चीजें हैं। टूल सारे रेडी अवेलेबल है, लेकिन मेरे ख्याल से एडेप्शन अभी भी एक प्रॉब्लम रहेगी। माइंडसेट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, माइंडसेट। हाँ, जैसे आपने बताया कि प्रभु राम भी आके उनका माइंड नहीं चेंज कर पा रहे। तो माइंडसेट हमारा अगर ग्रोथ माइंडसेट नहीं है तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगली मैं बात करना चाहूंगा, एक बहुत वाइडली डिस्कस टॉपिक है, ईज ऑफ बिजनेस। हमारी सरकार भी इसके ऊपर काफी बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपके हिसाब से आप क्या सोचते हो कि ईज ऑफ बिजनेस आज की डेट में इंडिया में क्या लेवल पे है? लोगों के लिए बिजनेस करना कितना आसान है? तो इस सारी चीज़ें अब पहले से तो कुछ आसान हुई हैं, लेकिन बहुत सारे कंप्लायंसेज हैं, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे अभी जीएसटी आया तो एक बार लोगों को थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन उससे आसान हो गया, सारा कुछ ऑनलाइन हो गया, सारा टैक्स देने में सब चीज़ें उससे आसान हो गई, सिंप्लीफाइड हुई। टाइम लगा, उसको टाइम लगा, वो अडेप्ट करने में टाइम लगा, लेकिन वो मजबूरी थी तो अडेप्ट हो गए। ऐसे बहुत कुछ है जो अडेप्ट नहीं कर पा रहे। हाँ, सरकार एमएसएमई के लिए बहुत सारी चीजें लेके आ रही है, इवन फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर रही है, सारा कुछ ऑनलाइन करना है, ये सारा कुछ तो धीरे धीरे वो चीजें हो रही है। ऑनलाइन होने के कारण, डिजिटल होने के कारण उसमें एक क्रांति भी आई है, तेज भी हो रही है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। हम जिस लहर में चल रहे हैं तो धीरे धीरे ये आसान हो रहा है। और आपके हिसाब से टायर 1 सिटी, टायर 2 सिटी या गांव के लेवल पे, हर लेवल पे बिजनेस चल रहे हैं। मैंने देखा है सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो गांव में बैठे हैं, बिल्कुल, हम भी इस लाइन से जुड़े हैं, तो मैं बहुत देखता हूँ कि काफी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, अच्छा ग्रो कर रहे हैं, अच्छा टर्नओवर है। शायद वो टेक्नोलॉजी अडेप्ट नहीं कर पा रहे अभी तक भी, हालांकि कर रहे हैं, लेकिन वो गांव में बैठ के भी बहुत अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सारा माइंडसेट, जैसा आपने बताया, सब माइंडसेट की वजह से। हाँ, ये मेरे हिसाब से कोई ऐसा उसका इम्पैक्ट नहीं आता है। हम अब बात करें, अभी जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे, तो एक कंपनी है जो, तो उसका जो हेडक्वार्टर है तमिलनाडु के अंदर, साउथ के अंदर कोई जगह पे है, गांव के अंदर है, और उसका बिजनेस पूरे वर्ल्ड लेवल के अंदर है, हजारों करोड़ के अंदर उसका टर्नओवर है। अच्छा, और गांव से ऑपरेट करते हैं वो पूरा बिजनेस। तो कहीं ना कहीं ईज ऑफ बिजनेस तो अच्छा ही हुआ है मेरे। हाँ, ये टेक्नोलॉजी आ गई है, इंटरनेट है आपके पास, अब गांव में चल रहा है, ऑनलाइन पेमेंट गांव से चल रहा है, हमारे कस्टमर गांव से हमें पेमेंट ऑनलाइन भेज देते हैं, एडवांस पेमेंट आ जाता है, मतलब हर तरह की सुविधा आ गई। पहले तो मैंने वो स्टेज भी देखी है कि गांव से कैश रखवाते थे, बसों में कोई लेके आ रहा है, फिर वो पेमेंट पहुंचाता था, या चेक, उसके आसपास बैंक ही नहीं है, वो 2 गांव दूर जा रहा है, मंडी पे जा रहा है चेक लगाने के लिए, वो 3-4 दिन से क्लियर। तो ईज ऑफ बिजनेस तो बिल्कुल ये टेक्नोलॉजी के कारण, डिजिटल के कारण बहुत आसान हुआ है। ठीक है, आपने जैसे बताया कुछ गवर्नमेंट कंप्लायंसेस ऐसे भी आए हैं जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अडेप्ट कर जाए तो वो बहुत आगे। हाँ, धीरे धीरे आसान हो रहा है, वो समय लगता है किसी भी चीज में। गोविंद जी, आपने जैसे बताया कि अमेजॉन बेस्ट सेलर बुक है जो आपने लिखी है, आप उसके बारे में कुछ बताएं। मैं अपने जनता को दिखाना चाहूंगा कि ये किताब यहाँ पे है भी सही, और ये अमेजॉन पे अवेलेबल है, आप चाहे तो इसको परचेज कर सकते हैं। इस किताब का कुछ हमें इंसाइट बताएं आप। ये किताब 2 चीज़ों पे है, एक तो आपका माइंडसेट और स्ट्रेटेजी। आपको बिजनेस को अगर ग्रो करना है, बिजनेस बियॉन्ड लिमिट्स, यानी हमने अपने बिजनेस की एक लिमिट्स तय कर दी है, चाहे हम छोटे लेवल पे कर रहे हैं या बड़े लेवल पे, जो भी एमएसएमई है ज़्यादातर,
तो हमने एक लिमिट बना दी है कि यहाँ तक बिजनेस रहेगा। अब उस लिमिट से हम ऊपर कैसे लेके जाएं उसको 5x या 10x, तो उसमें ये बुक हेल्प करती है। उसके लिए आपको एक माइंडसेट बताती है कि हमें कैसा माइंडसेट होना चाहिए उसके लिए, और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इन दोनों चीज़ों पे। वो चाहे टीम पावर है, आपको बिजनेस को स्केल कैसे करना है, सिस्टम कैसे लाना है, खुद को ग्रो कैसे करना है, और बैलेंस लाइफ कैसे लानी है। तो इन सारी चीज़ों पे, इस पे मैंने अपना अनुभव आज तक का है वो इस बुक में डाला है। तो ये हेल्प करती है आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए और बैलेंस लाइफ करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है डिस्कस करने की, वो अपन कुछ चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। उसमें मैं पहला जो बात करना चाहता हूँ कि जो फैमिली बिजनेस चला रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, वो क्या चैलेंज फेस करते हैं, और जो एक नया बिजनेस में घुस रहा है, जैसे कि आपने बताया आजकल सबको इंटरेस्टेड है, उसको जिसके पास फाइनेंशियल बैकअप भी है लेकिन फिर भी बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं। और एक बहुत आजकल अपन देखते हैं, सुनते हैं कि फेल्ड बिजनेस की रेशियो बहुत ज्यादा हो रही है। उन्होंने क्या चैलेंज फेस किया होगा, ऐसा कोई अगर आप वन बाय वन करते हैं हाँ, तो सबसे पहले जो बिजनेस, जो फैमिली बैकग्राउंड से बिजनेस कर रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, उनके चैलेंजेस के बारे में बात तो करें। अपने बीकानेर में भी हम देखेंगे बहुत सारे बिजनेस फूड इंडस्ट्री में हैं, या बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं ऊन वाले हैं जो भी कर रहे हैं, वो थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, सेकंड जनरेशन तक हैं। तो अब क्या है कि पहले काम करने का तरीका अलग था, अब मार्केट की सारी चीज़ें चेंज हो गई है, चाहे हम वो डिजिटल में बात करें या कंपटीशन पे बात करें, बिजनेस करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। कस्टमर भी ऑनलाइन आ रहे हैं। हाँ, तो एक जनरेशन का जो गैप आ गया है। पहले किया जाता था कि हम खुद कितना ज़्यादा कर लेंगे, और आज हम बात करेंगे हम टीम या सिस्टम से कितना ज़्यादा करवा लेंगे। तो वो एक सोच का जो डिफरेंस आता है, तो नए यूथ के लिए वो भी एक चैलेंज रहता है कि कैसे करें उस बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कैसे करें। पुरानी जो उनकी जनरेशन है उनके साथ में एक तालमेल बैठाना, जनरेशन गैप जो है उसको, हाँ, जनरेशन गैप रहता है, और नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में वो दिक्कतें आती है पुराने बिजनेस में। जैसे कोई ऑलरेडी फैमिली बिजनेस चल रहा है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, अभी जो लेटेस्ट जनरेशन है शायद वो टेक्नोलॉजी को जल्दी अडेप्ट कर पाएगा, ना कि वो जो एक पुराने माइंडसेट से बिजनेस। बिल्कुल 100% नया चीज है, उसने नई दुनिया देखी है, बार देखा है, बिजनेस का सिस्टम चेंज हो रहा है, तो वो तो चाहेगा कि मैं नई चीजें इसमें लेके आऊं और नई टेक्नोलॉजी डालूं। तो ये हमने देखा है बहुत सारे बिजनेस चेंज भी हो रहे हैं उसी कारण से। और उनको शायद एक चैलेंज ये नहीं आता होगा गोविंद जी कि वो अपने जो उनके फॉर फादर्स हैं या जो भी एग्जिस्टिंग जनरेशन है ऊपर वाली, उनको कैसे कन्विंस करें इस चीज के लिए। हाँ, वो आता है, लेकिन वो उसी के लिए कम्युनिकेशन ही एक की है इस चीज की। उनको लगता है कि हमारा तरीका सही था, तो उनको समझाना पड़ता है, उसका विश्वास जीतना पड़ता है। हम कुछ छोटे छोटे लेवल पे कुछ चीजें करें, पहले ऐसा नहीं है कि हम पूरा चेंज कर दें। हम कुछ चीजें छोटी छोटी अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करें, बेटर रिजल्ट। हाँ, और जब उनको रिजल्ट मिलेगा तो उनका विश्वास पैदा हो जाएगा, तो आसान हो जाएगा नई चीजों को करना। बहुत बहुत बढ़िया तरह से समझाया। अपन बात करेंगे वो चैलेंज जो एक जिसने हाल ही में बिजनेस चालू किया या चालू करने की सोचा है, उसको क्या चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। नया आएगा तो उसके पास सारे एक्सपीरियंस की कमी है, उसका बैकग्राउंड वैसा नहीं है अगर बिजनेस का, तो उसको बहुत सारे चैलेंज आएंगे। फाइनेंशियल चैलेंज आएगा, उसके पास में आइडिया नहीं होगा कि आगे मुझे 6 महीने साल में कितना रिजर्व रखना है, कैश रिजर्व, कैश फ्लो की प्रॉब्लम आएगी, ये ज़्यादातर बिजनेस में आती है। उसके बाद में टीम को मेंटेन करना, उसको ट्रेंड करना, चलाना, नए मार्केट को कैप्चर करना, क्योंकि पहले से बहुत सारे ब्रांड चल रहे हैं, प्रोडक्ट चल रहे हैं, कंपटीशन, हाँ कंपटीशन, उसमें कैसे वो अपनी जगह बनाए, ये चैलेंज रहेगा। तो ये कैसा प्रोडक्ट लेके आए, उसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन करें। अलग अलग बिजनेस आपका प्रोडक्शन में है, ट्रेडिंग में है, रिटेल में है, तो अलग अलग चैलेंज रहेंगे। आप अपना कोई एक्सपीरियंस बताएं कि आपने क्या चैलेंज फेस किया था। हमने तो बहुत सारे, मैंने आपको बताया 15, तो स्टार्टिंग से पहले फाइनेंशियल चैलेंज रहा, फिर कौन सा बिजनेस करना है उसकी भी ABCD पता नहीं थी, तो जो सामने आया वही कर लिया। फिर लग रहा था कि ये बिजनेस एक लेवल पे जाके स्टैग्नेंट हो गया, तो उस बिजनेस को छोड़ दिया, ट्रेडिंग का काम किया। लगा कि यार इसमें तो वो सुबह से शाम की लाइफस्टाइल है, आप सुबह 8 बजे लगो, शाम को 10 बजे तक लगे रहें, तो ऐसी लाइफ अपने को जीनी नहीं है, तो वो स्टैग्नेंट हो रहा है, उसको करते रहो चाहे आप लाइफ टाइम। तो वो एक चैलेंज आ रहा था। लोग आपको अच्छे नहीं मिल पाते हैं, सही बात है, ट्रेंड स्किल्ड लेबर बहुत बड़ी, हाँ, बड़ा ये चैलेंज है आजकल। किसी भी बिजनेस ओनर से बात करें तो उसका ये रहता है कि हमें अच्छे लोग नहीं मिलते, और मिलते हैं तो वो छोड़ के चले जाते हैं। जब मिल जाते हैं तो ट्रेंड होने के बाद में वो छोड़ के चले जाते हैं, चाहे वो अपना बिजनेस खोले या एक्सपीरियंस लेके बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए चला जाए। बीकानेर में हम बात करेंगे तो बीकानेर वाले लोग बोलेंगे कि हमारे ये सबसे बड़ी समस्या है, इसका आप कुछ सॉल्यूशन बताइए, कि बीकानेर में अच्छे स्किल्ड लोग नहीं मिलते।
और ये बात मैं दिल्ली में करूं और जयपुर में करूं तो उनकी प्रॉब्लम दूसरी है। वो बोलेंगे आपके बीकानेर में अच्छे लोग मिल जाते हैं, हमारे दिल्ली में अच्छे लॉयल लोग नहीं मिलते। वो उनका पता नहीं है 3 महीने रुकेंगे या 4 महीने रुकेंगे। तो समस्याएं सब जगह है, हम उसको कैसे डील करते हैं वो हमारे पे है। तो हमारे पास में यहाँ अपॉर्चुनिटी है बीकानेर में कि हमारे को अच्छे लोग मिलते हैं, लॉयल लोग मिलते हैं। बिल्कुल लो स्किल रहेंगे तो हम उसको ट्रेंड कर सकते हैं। बिल्कुल। हमने देखा है बहुत सारे बिजनेस में वो 2-2 3 दिन पीढ़ी से काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, बिल्कुल। लॉयल्टी है। तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटी है, तो हम उसमें भी, हमें उस प्रॉब्लम के अंदर भी अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी। फिर हमारे पास में हम उसको कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे इंडक्शन प्रोसेस कैसा है, उसका ट्रेनिंग कैसा है, हमारे मिशन से उसको कैसे जोड़ते हैं, उसके लिए कैसे अपॉर्चुनिटी जनरेट करते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी आता है आपके साथ बिजनेस में तो वो कुछ हासिल करने के लिए आता है। अगर उसके ड्रीम आपके साथ में फुलफिल हो रहे हैं तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, उसको जो ग्रोथ चाहिए अगर आपके यहाँ से मिल रही है तो वो दूसरे विंडोज देखेगा ही नहीं। हाँ, तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वैसा कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, वैसे प्रमोशनल एक्टिविटीज, वैसा कल्चर, वैसा माहौल आप लाएंगे। जैसे मैं बात करूं, एक सौजी भाई ढोलकिया, हमने बहुत सारा उनका नाम सुना है, वो डायमंड किंग हैं। बिल्कुल है। तो बहुत सारी उन्होंने कारें, उनके 15,000 से ज्यादा एम्प्लॉय है। हर साल आता है न्यूज में कि कितनों को कार गिफ्ट में दे रहे हैं। लेकिन इतनी ही बात नहीं है, वो अपनी पूरी टीम को, अपने एम्प्लॉय को अपना फैमिली समझते हैं। उनके पूरे परिसर में कोई भी गुटखा या जर्दा खाने वाला या नशा करने वाला व्यक्ति नहीं रहता। वो जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनके इन लॉज तक को तीर्थ यात्रा या घूमने के लिए भेजते हैं। उनके डेवलपमेंट के लिए अलग अलग वर्कशॉप, सेमिनार, सत्संग सब कुछ करवाते हैं। तो उनसे जो एम्प्लॉय जुड़ जाता है एक बार, वो उनको छोड़ के नहीं जाता। शायद बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज भी ये इतना नहीं कर रहे जितना। बिल्कुल वैसा वहां पे कल्चर है, एक विन विन, आपकी जीत में हमारी जीत, ऐसी सोच है उनकी। तो वैसी सोच अगर हम डेवलप करें तो वो एम्प्लॉय हमारा एम्प्लॉय नहीं होकर एक पार्टनर बन जाएगा। गोविंद जी, अपन चैलेंज की जैसे बातें कर रहे थे, एक मेरे ख्याल से मैंने बहुत जगह सुना है, देखा है कि बिजनेस कर रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा स्केल आता है जहाँ पे वो ग्रो नहीं कर पाते। चाहते हैं बहुत सारा ग्रो करने के लिए, चाहे 10x या 15x या 50x, लेकिन वो 1x 2x पे आके रुक जा रहे हैं। तो उनके बारे में आप उनको कुछ टिप्स देना चाहोगे कि वो ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ, ये बताना चाहोगे? उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो सारा कुछ जो भी बिजनेस का दारोमदार है उनके ऊपर है। और उनके ऊपर क्यों है, उसका पीछे का जो कारण है वो है कि उनके पास सिस्टम और प्रोसेस नहीं है। किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है। जैसे हम पुरानी चीजें देखें, कुएं से पानी निकाला जाता था, तो अगर आप कुएं में सीधी बाल्टी डालेंगे और आप उसको ऊपर खींचेंगे 100 फुट या 200 फुट से, तो कितना मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल है। तो उसमें एक वो चक्री जैसा कुछ लगाते हैं, हाँ पुली लगाते हैं और फिर खींच लेते हैं। तो वो कितना पानी निकलना आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो इसी तरह बिजनेस में हर चीज का एक सिस्टम या प्रोसेस होना चाहिए, उसके तरीके से वो काम हो, तभी वो ग्रो कर पाएगा। तो वो सिस्टम की कमी है, प्रोसेस डिफाइन नहीं है, इसलिए हम दूसरे लोगों को वो काम डेलीगेट नहीं कर पाते, टीम को नहीं दे पाते। टीम को एक ही तरीके से करते हैं कि यार उसने वो काम नहीं किया, वो अच्छे से नहीं कर पाता। हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन ही क्लियर नहीं है, हम उनसे चाहते क्या है वो क्लियर नहीं है रिटर्न में कि तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बस हम उस पर गुस्सा कर रहे हैं या कहीं मोटिवेट कर रहे हैं, सिर्फ इतने से काम होगा नहीं। अगर उसकी सिस्टम है, प्रोसेस है, उसकी रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ रिटर्न में क्लियर है, एक उसका तरीका बना हुआ है, फॉर्मेट बना हुआ है, तो वो काम आसान हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो हम ज्यादा लोगों को काम दे पाएंगे और फिर बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। आपने बताया तो मैं इसको एक रिलेट कर पा रहा हूँ। जैसे बहुत कॉमनली सुनते हैं कि रिलायंस, जियो वगैरह ने बड़े बड़े मार्ट खोल लिए तो छोटे बिजनेसमैन खत्म हो रहे हैं। लेकिन अगर आप देखो तो वो वहां पे क्यों पहुंचे, क्योंकि उन्होंने डेलीगेट, जैसा बताया, उन्होंने डेलीगेट बनाया अपना। और छोटा दुकानदार है वो अपने में ही रह गया, आके सुबह दुकान खोल रहे हैं, साफ सफाई खुद ही कर रहा है, खाते लिख रहा है, तो वो वहां तक ही रह गया। शायद उसने भी डेलीगेट किया होता अपने लोकल लेवल पे, उस लेवल पे नहीं। हाँ, जो भी काम कर रहे हैं उस लेवल पे हम डेलीगेट करें, तो वो शायद ऐसा अपन को सुनने ही नहीं मिलता। बिल्कुल। और इसके पीछे लोग कारण बताते हैं कि हमें अच्छे लोग नहीं मिलते, वो मेरे काम को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। आज हमारी सिटी में हम देखेंगे जोमेटो है,
अमेजोन है, बिल्कुल। उबेर वगैरह, रैपिडो, ऐसा कुछ बहुत रहता कुछ है। रहता है। उसमें जो आपने एम्प्लॉय देखे हैं, क्या वो हाई स्किल्ड होते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल लो स्किल होते हैं। बिल्कुल। लेकिन उनके पास में एक सिस्टम होती है, प्रोसेस होती है, वो उसको फॉलो करते हैं और उनका सारा काम हो जाता है। अब उबर का जो ड्राइवर है, उसको एक ऐप चलाना होता है, बिल्कुल। जोमेटो भी ऐप पे चलता ऐप पे है। चलता है, सब ऐप एकदम पे। लेबर क्लास वर्क जो लोग हैं वो आते हैं और उस पे काम करते हैं। तो उन्होंने सबका सिस्टम बनाया है, प्रोसेस बनाया है कि आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो इसके अंदर पंच करना है, यहाँ पे पिक्चर लेनी है। लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाते और इसीलिए काम आगे नहीं दे पाते। और जब तक आगे नहीं देंगे, हम ऑपरेशन में उलझे रहेंगे, आगे ग्रोथ की बात ही नहीं आएगी। स्ट्रेटेजी कहां से बनाएंगे? स्ट्रेटेजी नहीं होगी, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेशन नहीं होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, मैंने देखा है जो भी एसएमई एमएसएमई बिजनेस ओनर हैं, उनके पास गजब के आइडियाज हैं, गजब का टैलेंट है उनके अंदर, वो बहुत पोटेंशियल है, बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन उनके पास स्ट्रेटेजी इंप्लीमेशन नहीं है, उनके पास जो आइडिया है उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। जैसे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, वो बात करते हैं कि हाँ, मैंने पूछा आपकी वेबसाइट है? वो बोलते हैं सोचा था, अभी बनाई नहीं है, बनाने वाली है। उनके पास ऐसे बहुत सारे आइडियाज, ये तो मैंने एक छोटी सी बात की। उनको प्रोडक्ट लाना है, उनको फ्रेंचाइजी देनी है अपने प्रोडक्ट्स की, दूसरे शहर में ऑफिस खोलना है, वो कुछ नहीं कर पा रहे। सोच तो रहे, लेकिन वो उन्होंने, जैसे एक पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन में हम बहुत सारी चीजें डाल देंगे, कंकड़ पत्थर, तो वो क्या ब्लॉकेज आ जाएगा। वैसे उनके माइंड में ब्लॉकेज आ गया, बहुत सारे आइडिया वेटिंग में पड़े हैं, तो इसलिए वो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो फायर फाइटिंग में है। हाँ, वो खुद ही मतलब मैं सब कुछ कर, हाँ, वो उसी में उलझे हुए हैं, जो डे टू डे में उसको कैसे मैनेज करें। वन मैन आर्मी बने हुए हैं, वो सुपरमैन बने हुए हैं, सिंघम बने हुए हैं। सही बताया आपने, तो बहुत सही बोला। तो जब वो ऐसा कर रहे हैं तो वो ग्रोथ नहीं ले पा रहे, ग्रोथ नहीं ले पाएंगे, ग्रोथ की तरफ जा ही नहीं पाएंगे। हाँ, अगर वो अपनी चीजों को स्ट्रीमलाइन करें, सिस्टम पे लाएं, टीम लाएं, तो वो अपने आइडिया को इंप्लीमेंट करते ही 5x 2x 10x चले जाएंगे। उनको किसी के आइडियाज की जरूरत ही नहीं है। एक हम ये भी देख रहे हैं बहुत कॉमन कि रेस्टोरेंट का जो बिजनेस है बहुत जल्दी फेल होता है। आपने ऐसा कुछ, आपके पास कोई ऐसी स्टडी है या आपने कभी इनके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन है आपका? बिल्कुल, तो उसमें वो देखा देखी जैसा बिजनेस है, उसकी जो भी चीजें कस्टमर बेस की हम कर नहीं पाते हैं, किसी को देख के क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते, लोगों को ट्रेन नहीं कर पाते, तो अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी। तो ये सर्विस बेस रेस्टोरेंट जो है, सर्विस लोकेशन भी इशू है इसमें? हाँ बिल्कुल, लोकेशन तो रहेगा, सारी चीजें हैं उसमें, एक चीज पे हम बात नहीं करेंगे, सभी चीजें रहती है। आपका एम्बियंस कैसा है, आपके पास टीम कैसी है, क्वालिटी कैसी है, ब्रांडिंग कैसी है, मार्केटिंग कैसी है, आप लोगों तक पहुंच कैसे रहे हैं, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। आपने ब्रांडिंग की बात करी, तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग मेरे ख्याल से आज के दौर में बिजनेस में एक बहुत बड़ा शेयर होना चाहिए अगर आपको ग्रोथ चाहिए, मेरा ऐसा मानना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक फिक्स्ड अमाउंट अपने को ब्रांडिंग के लिए और एडवर्टाइजमेंट के लिए, ऐड के लिए रखना ही रखना चाहिए। मार्केटिंग के लिए जनरली करते नहीं, एक फ्लेक्स का बोर्ड टांग दिया दुकान के ऊपर और सोचते हैं कि मेरी दुकान चल जाएगी। मेरे ख्याल से वो चीज नहीं चलती है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लोग इसके बारे में सोचते ही नहीं है। वो इतना ही सोचते हैं कि हमने फ्लेक्स बना दिया या कभी पेपर में ऐड दे दी तो हमारा काम हो गया। लेकिन ये एक बार की चीज नहीं है, ये रेगुलर प्रोसेस है। अगर हम अपने ब्रांड को बनाना चाहते हैं, लोगों के सामने उसकी एक छवि बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें लगातार काम करना पड़ेगा। आपने बताया कि उसका एक बजट होना चाहिए, बिल्कुल, चाहे कितना ही आप 100 रुपए का धंधा कर रहे हैं, 5 रुपए रखिए अलग, बिल्कुल पैम्पलेट बना सकते हैं तो वो बनाइए, जो भी आपके लिए सुटेबल है वो करिए। लेकिन आपका एक फिक्स बजट होना चाहिए, वो उस बिजनेस का पार्ट है। लेकिन ज्यादातर एमएसएमई बिजनेस ओनर ये मानते ही नहीं है कि ये हमें करना कंपलसरी है। बिल्कुल नहीं मानते। हाँ, सही बात है आपकी। तो वो सोच जो है कहीं ना कहीं एक लिमिट के अंदर है। जैसे आपने बताया था वेबसाइट भी मेरे ख्याल से मार्केटिंग करने का, अपना ऐड करने का बहुत, हाँ, डिजिटल, फिर सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीजें हैं, रेडी टूल्स अवेलेबल है। हाँ। अगर कोई ग्रो करना चाहता है, बहुत सारे बिजनेस है जो मैं देखता हूँ सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से चल रहे हैं। ऐसी कंपनियां हैं जो इंस्टाग्राम पे कपड़े बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, जिनका फिजिकल स्टोर ही नहीं है। बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ इस मार्केटिंग से ही चल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपका बजट होना चाहिए, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं। बिल्कुल बजट होना चाहिए। आपने, मेरे ख्याल से किसी का अगर 1 करोड़ का टर्नओवर है तो उसको अपना एक फिक्स बजट रखना चाहिए। मैं 50,000, लाख, 1.5 लाख रुपए जो है अपनी ब्रांडिंग में हर साल खर्चूंगा, मार्केटिंग में हर साल खर्चूंगा, क्योंकि वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, मैं ऐसा मानता हूँ, और कहीं ना कहीं वो आपको रिटर्न्स देके जाता है। बिल्कुल, जैसे अभी आपने बीकानेर की बात करें तो यहाँ पे भुजिया या नमकीन जो भी हैं वो बहुत फेमस है। यहाँ के कुछ ब्रांड्स हैं बड़े,
उनका नाम पूरी दुनिया में पहुंच गया है, और हो सकता है उनकी जैसी क्वालिटी का या उनसे बेहतरीन भी दूसरे बनाते होंगे, बिल्कुल बनाते हैं। लेकिन उनके पास ब्रांडिंग नहीं है, उनके पास मार्केटिंग नहीं है, उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है, एक सिस्टम नहीं है, एक टीम नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए वो उतना ग्रो नहीं कर पा रहा है, स्केल नहीं कर पा रहे, स्केल नहीं कर पा रहे। लिमिटेड प्रोडक्ट उनका बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो शायद ग्रो नहीं कर पा रहे। हाँ, यही कारण है। तो वो इस चीज पे ध्यान ही नहीं देते। आज ब्रांड है, अगर हम बीका जी की बात करें तो उसकी एड अमिताभ बच्चन करते हैं, तो हमारे सामने एक इमेज बनती है अलग ही, बिल्कुल, तो उनकी इमेज उससे ब्रांड से जुड़ जाती है, एक विश्वास, फेथ, ट्रस्ट आ जाता है उससे। यही अपना जो अपन अगर इसको इवेल्युएट करें तो ब्रांडिंग ऐड करना बहुत जरूरी है। बहुत ही, चाहे कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कपड़े बेच रहे हैं, घर से बेच रहे हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपकी दुकान है, उसकी भी ब्रांडिंग होनी चाहिए। बिल्कुल जो भी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्रांडिंग के लिए आपने जो बात बोली, एक बजट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, 5%, 2%, 10%, जो आपको उचित लगे, जो उचित है, जिसका जितना वो स्केल कर पाए उसे बिल्कुल, अकॉर्डिंग वो होना चाहिए। सर मैं आपसे बात कंटिन्यू करते हुए 4-5 ऐसे बिजनेसमैन या बड़े एंटरप्रेन्योर्स के नाम लूंगा, आप एक वर्ड में बताएं कि आपको उनके बारे में क्या अच्छा लगता है। शुरू करेंगे हम मेरे फेवरेट से, एलन मस्क। एलन मस्क की ये चीज है कि वो रिस्क लेते हैं, नई चीजें करते हैं, तो उनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम नई चीजें करें, थोड़ा तेज गति से करें और दुनिया के साथ चलें, रिस्क लें। बहुत बहुत बढ़िया बताया आपने कि वो रिस्क टेकर है वो, बिल्कुल, और वो आज उस स्केल पे शायद रिस्क लेके ही हाँ, इसीलिए पहुंचे हैं और नई चीजों को स्वीकार करते हैं, नए काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल यही है, जैसे उन्होंने अभी स्पेस एक्स ये प्रोग्राम चलाया, और या स्टारलिंक का है, टेस्ला है, सारे इन्वेंशन है, नई चीजें जो दुनिया नहीं सोच रही है वैसा करना। इवन ट्विटर खरीदा उन्होंने, हाँ, ट्विटर खरीदा, वो रिस्क वाला काम, रिस्क मैनेजमेंट लिया उन्होंने। बिल गेट्स टेक्नोलॉजी, उन्होंने टेक्नोलॉजीज लेके आए, उससे बिजनेस को ग्रो किया, तो वो टेक्नोलॉजी को हम अपने बिजनेस में कैसे ला सकते हैं। हमारे अंबानी जी विस्तार करना, आगे बढ़ना, अग्रेसिव चीजें करना, जैसे जियो है, आपने पूरे मार्केट को एक बार कैप्चर कर लिया, फ्री का कॉन्सेप्ट लेके आए, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, डाल दिया, तो अग्रेसिव जो मार्केटिंग है, अग्रेसिव स्ट्रेटेजी है वो। अगला जो मैं बताना चाहूंगा, विजनेसमैन नहीं है, लेकिन शायद हर बिजनेसमैन, हर इंसान को कहीं ना कहीं इंस्पायर करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी का तो जो है विजन, सोच, वो नेक्स्ट लेवल की अनमैच्ड है। हाँ, और जो उनका डेडिकेशन या हार्ड वर्क है, सुबह 5 बजे से रात को 11 बजे तक लगे रहना, तो वो गजब का है। और दूसरी चीज जो मैंने उनकी देखी वो ये है कि वो कर्म में बिलीव करते हैं, वो फल की चिंता नहीं करते, उसमें नहीं उलझे रहते। मैं बेस्ट क्या कर सकता हूं, अपना 100% दे देना, चाहे छोटे से छोटे काम, चाहे वो चुनाव हो रहा है या कोई भी पॉलिसी लेके आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें नेक्स्ट लेवल तक अपना सब कुछ डाल देना। तो मेरे ख्याल से ये बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ी एक सीख है। हाँ, जो गीता में कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कि आप पूरा कर्म अपना 100% कर दीजिए, फल की चिंता ना। हाँ, फल तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो कर्म फल सिद्धांत है, प्रकृति का है। गोविंद जी, अपन ने बहुत सारी बातें करी, एक बिजनेस कैसे अपना बिजनेस ग्रो कर सकता है, अपने बिजनेस को अलग लेवल पे ले जाता है या क्यों नहीं ले जा पाता है, बहुत कुछ डिस्कस किया। अपन कुछ बात करेंगे वर्क और लाइफ बैलेंस की। ये भी आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी अपना वर्क और लाइफ बैलेंस नहीं कर पाते हैं, या शायद टाइम नहीं दे पाते, या जो भी कारण है, उसके बारे में आप कुछ अच्छा सा बताएं हमारे पब्लिक। मुझे लगता है जैसे स्टार्ट में ही आपने किया था, बैलेंस लाइफ, मेरे इस बुक के अंदर भी मैंने पूरा इसका चैप्टर दिया है कि बैलेंस लाइफ क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबका अपना व्यू होता है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 18 घंटे काम होना चाहिए, 12 घंटे होना चाहिए, ये होना चाहिए, हाँ, तो उसमें अपने नहीं जाएंगे। लेकिन मेरा जो मानना है, आपने कहा बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन भी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ छोटे से छोटा भी, जैसे हम दुकानदारों की बात करें, वो 9 बजे 8 बजे दुकान पे जा रहा है, रात को 11 बजे तक आ रहा है, फिर त्योहार का टाइम है तो भी उसके पास समय नहीं है, कहीं भी जाने के लिए खुद का कहीं है ही नहीं। तो फिर आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया। क्या आप एक नंबर्स गेम खेल रहे हैं? जो अपने गेम्स खेलते हैं उसमें भी नंबर बनते हैं, बिल्कुल, कि आपने इतना स्टेज अचीव कर ली, ये नंबर्स कर लिया, आप सिर्फ उसके लिए आए हैं, या आप लाइफ में कुछ सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, फुलफिलमेंट चाहते हैं, इससे कुछ करना चाहते हैं? ये आपको खुद से पूछना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, फैमिली की जैसे बात आती है तो हमने देखा है कि वाइफ बोलती है कि आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, और जो हस्बैंड है वो बोलता है मैं तेरे लिए तो ये सब कुछ कर रहा हूँ,
सही बात। जब आप उसको टाइम नहीं दे रहे, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, आपको पता नहीं है बच्चे कब बड़े हो गए, आप सुबह से कब चले गए, बच्चे अपने लाइफ में बिजी हैं, आपने उनके बचपन को देखा नहीं, उसके साथ समय नहीं बिताया, आप अपनी वाइफ के साथ बैठ के बात नहीं कर सकते, अपने माँ बाप के साथ में बात नहीं कर सकते, आप उनको समय नहीं दे सकते, तो ये बिजनेस बेकार है मेरे हिसाब से। क्योंकि जो हमारे माँ बाप हैं वो हमें बाद में नहीं मिलने वाले। हो सकता है गाड़ी यहीं मिल जाए, बिजनेस यहीं मिल जाए, लेकिन वो एक समय के बाद में ये सच्चाई है कि हमें छोड़ के जाने वाले हैं। बिल्कुल। और अगर हमने उनको समय नहीं दिया तो ये कल होने वाला नहीं है। तो उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो आज में ही है। और इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो हम स्पिरिचुअलिटी में भी बात करते हैं कि आज इंपॉर्टेंट है। कल तो हमारा एक विजन है, दिशा के लिए हो सकता है कि हम वहाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे, हमारे गोल के लिए हो सकता है, लेकिन सच्चाई जो है वो आज है। आज हम यहाँ बैठे हैं, कल को पता नहीं क्या हो। जैसे कोविड आया, अभी ऑस्ट्रेलिया में एक तूफान आया, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, भूकंप आ जाता है, पता है हमें कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसे बैठा था, मेरे को ब्रेन स्ट्रोक आ गया, बैठा बात कर रहा था, मेरे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी और एकदम आया और मैं मेरे को ये भी पता नहीं था कि मैं बचूंगा या नहीं। तो सच्चाई तो वो है जो हम जी रहे हैं। तो उसके साथ में सारी चीज़ों को बैलेंस करना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर क्या हमारे लिए हमारा परिवार इंपॉर्टेंट है तो हमें समय देना चाहिए। ये सवाल हम खुद से पूछें, कोई दूसरा नहीं बताएगा। क्या मेरे लिए हॉबी इंपॉर्टेंट है, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं किसी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, क्या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? ये सवाल मुझे खुद से पूछना होगा। मैं खुद का सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है नए लोगों से मिलना, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? ये पूछना पड़ेगा। अगर इंपॉर्टेंट है, मेरी प्रायोरिटी में है, तो मुझे टाइम देना चाहिए, फिर मैं ऑटोमेटिक कर लूंगा। सही बात, बहुत बढ़िया बताया आपने कि पेरेंट्स वाली जो बात आपने बताई, पेरेंट्स आज है, बिजनेस भी आज है, बिजनेस कल भी रहेगा, लेकिन पेरेंट्स शायद कल नहीं रहेंगे। हाँ। ऐसे ही बच्चों का बचपना है, आज है, कल क्या होगा हमें नहीं पता। हाँ। या वो बड़े हो जाएंगे, बड़े होंगे कहाँ, अपने जॉब पे चले जाएंगे या उनका जो फ्यूचर होगा वहां चले जाएंगे। हाँ। बहुत सारे लोगों की लाइफ साइकिल देखिए आपने। हम पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, हमारे पे एक प्रेशर रहता है, अभी आपको 8th करनी है, अभी 10th आपका बोर्ड आ गया, 12th आ गया, अब इसमें लगे रहें। फिर ये हो गया कि अब हमें ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए, वहाँ से एडमिशन मिल गया तो अब वो ग्रेजुएशन कर ली या जो भी डिप्लोमा कोर्स जो भी करना है हमने वो कर लिया, तो अब रहता है कि जॉब मिल जाना चाहिए। अब जॉब में गए तो अब लगता है शादी हो जानी चाहिए, शादी हो गई तो लगता है बच्चे हो जाने चाहिए, बच्चे हो गए फिर वही सर्किल चालू, वो साइकिल वापस चालू है। हाँ। तो आप कब तय करेंगे? उसमें उलझे रहेंगे रेट रेस के अंदर। तो आपको तय करना पड़ेगा और अपने उसी समय में 24 घंटे ही हैं सभी के पास में, ज़्यादा किसी के पास में नहीं है, वहीं से सब कुछ बैलेंस करना है। जैसे हमने मोदी जी की बात की, तो मोदी जी डेली योगा करते हैं। क्या आप और हम मोदी जी जितने बिजी हैं, क्या हम उतना कर रहे हैं? ना तो अपन उतने बिजी है, ना अपन उतना शायद कर पा रहे हैं। बिल्कुल। फिर भी हमारे पास एक्सक्यूज है कि हमारे पास टाइम नहीं है। सही बात है। अगर हम हेल्थ को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, मुझे लगता है हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। अगर मेरी हेल्थ सही नहीं है तो मैं यहाँ आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे सर दर्द भी हो रहा है तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास में पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, या जो भी चीज़ें हैं, मैं किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगा। मेरे रिलेशंस हैं उसको भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगा। बच्चों के साथ, किसी के कोई दोस्त है उसके साथ भी नहीं टाइम स्पेंड कर पाऊंगा। अगर मेरी हेल्थ सही नहीं है तो हमारे पास जितनी भी मटेरियल की चीज़ें हैं उसको एक्सपीरियंस करने के लिए हेल्थ तो चाहिए, और लोग इसको दांव पे लगा के और बाकी चीज़ें हासिल करने की कोशिश करते हैं, और फिर जो चीज़ें हैं उनको दांव पे लगा के वापस हेल्थ को हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर मिलती नहीं है, वापस मिल ही नहीं सकती। तो उसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। आज भी जैसे हम 1 घंटा अपनी हेल्थ के लिए निकालें, चाहे कितने भी बिजी हैं, वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, अच्छे से अपनी लाइफ को जिएं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं। शायद इसी से मैं एक चीज़ को रिलेट कर पा रहा हूँ गोविंद जी, कि बहुत सारे बिजनेसमैन मैं मिलता हूँ आसपास, जो कि वो कहते हैं कि बिजनेसमैन को बहुत जल्दी बीपी शुगर हो जाता है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये कारण है, क्योंकि वो सिर्फ अपने बिजनेस में रह गया, उसकी टेंशन नहीं देख रहा है। जो चीज उसको टेंशन फ्री कर सकती है, जैसे उसके बच्चे या पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड, वो कर ही नहीं रहा है। बिल्कुल। इसी कारण उनका स्ट्रेस, ये सारी बीमारियां किसके कारण हो रही है? स्ट्रेस है, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लाइफस्टाइल। ये हमारा आज हेल्थ का नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात करें कि लेस फिजिकल एक्टिविटी और दूसरा है स्ट्रेस, इन दोनों चीजों के कारण हो रही है। अगर हम फिजिकली कुछ करेंगे
तो ही वो बीमारियां कम होगी। या स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे, जैसे आपने स्ट्रेस का बताया कि हम बच्चों को टाइम देंगे, खुद के लिए टाइम खुद देंगे, को टाइम देंगे। जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, तो आपका स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बात की, और ये मेरे ख्याल से बहुत इंस्पायरिंग बात है ये, कि बिजनेस कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन बाकी चीज पेरेंट्स को टाइम दीजिए। आपको अच्छा लगता है दोस्तों के साथ बैठना, आपको अच्छा लगता है चाय की थड़ी पे दोस्तों के साथ 1 घंटा बैठना, 10 रुपए की चाय पीना, आप इंजॉय करिए। आपको लगता है कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना, हम यहाँ बोलते हैं चलो पुनरासर चलते हैं, तो वहाँ जाना आपको अच्छा लगता है, तो आप वो इंजॉय करिए जो आपको अच्छा लगता है। जिन चीज़ों में आपको मज़ा आ रहा है उन चीज़ों में आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पहले मैं ये कर लूँ और बाद में वो करूंगा, ऐसा नहीं है कहीं बाद भी। में तो बीपी और शुगर आ हाँ, जाएगा, जैसे बिल्कुल। हमने बताया था, उसके बाद कुछ नहीं कर सकेगा। तो ये चीजें सब आपको साथ करना पड़ेगा, जिंदगी को साथ में जीना पड़ेगा। बहुत ही गोविंद जी, आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि मैं आपका ही एक सेमिनार अटेंड कर रहा हूँ। शायद जो यूथ के लिए है वो कहीं ना कहीं आज मैं अपने आप को 10 साल पीछे ले जाके देख रहा हूँ कि मैं आपका सेमिनार अटेंड कर रहा हूँ, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे इससे। बिल्कुल, ये हमारे सभी के लिए है। हम चाहे बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये हमारी सभी की लाइफ में लागू होने वाला है। गोविंद जी, अपनी इतनी बातें करी तो एक पॉइंट मैं और डिस्कस करना चाहूंगा, सेल्फ डेवलपमेंट। एक बिजनेसमैन या बिजनेस ओनर सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ कैसे जा सकता है, या उसको क्या रास्ता अपनाना चाहिए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि बिजनेस ग्रोथ के लिए पहले खुद की ग्रोथ करना बहुत ज़रूरी है। हमारा बिजनेस ग्रोथ उतना ही हो रहा है जितनी हमारी लिमिट है, क्योंकि हमने खुद को डेवलप नहीं किया। अगर हम खुद को डेवलप करें, हम पुराने बिजनेसमैन के साथ में ये देखते हैं कि वो पुराने बिजनेस को चला रहे हैं, तो उन्हें लगता है यार हमें क्या सीखने की ज़रूरत है, हमें कोई क्या बताएगा, हमें कोई मुझे क्या बुक पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने बुक तो स्कूल में पढ़ ली, लेकिन वो बुक्स तो आपको सिर्फ बेसिक एजुकेशन देती हैं। हमने ऐसे जो लोग कामयाब हुए हैं, जिन्होंने कुछ अपने जीवन में हासिल किया, उनकी अगर बुक्स पढ़ेंगे तो हमें सीखने को मिलेगा उनकी लाइफ की जर्नी से। तो वो भी एक माध्यम हो सकता है बुक्स को पढ़ना, जहाँ से मैं अपना डेवलपमेंट करता हूँ। हम ऐसे लोग जो हमारे से ज़्यादा कामयाब हैं या अपने फील्ड में सक्सेस है, उनके साथ मिलना, उनसे बात करना, उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानना, उनको सुनना। जैसे आपका पॉडकास्ट है, तो वहाँ पे आप ऐसे लोगों को बुलाते हैं, वहाँ पे आइडियाज शेयर करते हैं, तो ये भी एक माध्यम हो सकता है सीखने का। बिल्कुल। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ऐसे लाइक माइंडेड लोग हैं, वहाँ पे हम जाएं, सीखें, तो ये बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं सीखने के। मैंने अपनी लाइफ में जो भी किया है, तो उसमें एक बड़ा श्रेय मैं इस चीज़ को देता हूँ, मेरा लर्निंग एटीट्यूड। शुरू से मैंने ये रखा कि मैं सीखूं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, और इसीलिए मैं बोलता हूं कि मैं आज एक बिजनेस का स्टूडेंट है। मैं अभी चीज़ें सीख रहा हूं, अलग अलग बिजनेसमैन से मिलता हूं, तो वो मेरी एक सीखने की जर्नी है। लाइफ को कैसे मैनेज किया जाता है, ये मेरा एक सीखने का जरिया है। उसमें मुझे अच्छा लगता है, और जो चीज़ें मैं सीख के इम्प्लीमेंट करता हूँ, मुझे रिजल्ट मिलता है, तो मैं दूसरों के साथ में शेयर करता हूँ। तो ये सीखना हमेशा जारी रहना चाहिए। कोई भी एक फल होता है, जैसे एप्पल है, अगर वो पेड़ तक लगा हुआ रहता है तब तक हरा है, टूट गया बाद में वो सड़ने लगता है, क्योंकि वो पक जाता है। बिल्कुल। तो वैसे ही हमें पकना नहीं चाहिए, हमें सीखते रहना चाहिए अपनी लाइफ में। तो सीखने के बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए कि हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं, बुक से सीख सकते हैं, वैसे लोगों से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन सीख सकते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत आगे हाँ, है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेंटरशिप आजकल ऑनलाइन मेंटरशिप मिल जाती है, बहुत तरह बिल्कुल, के बहुत तरह के साधन आ चुके हैं। बिल्कुल। तो हम जितना ग्रो करेंगे, उतनी हमारी लाइफ ग्रो करेगी, उतना ही हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। लेकिन हम खुद को अगर ग्रो नहीं करेंगे, खुद नहीं सीखेंगे, खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो हम डाउनग्रेड तो हो ही रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। मैंने ये सीख ली है, सभी ऑडियंस को ही बताऊंगा कि अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, चाहे आप बिजनेस में जा रहे हो, तो अपना जो ये कैबिन, जो ऑफिस है, इससे बाहर निकलो। दिमाग में बिजनेस रखो, लेकिन एक टाइम तक रखो, जो आपका 6 आवर, 8 आवर, 10 आवर वर्किंग टाइम है, उतने तक रखो। लेकिन उसके साथ साथ सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ थोड़ा टाइम दो खुद को। शायद सेल्फ डेवलप होगा तो ही बिजनेस डेवलप होगा। बिल्कुल, अगर आप खुश रहेंगे, आप नई चीज़ें सीखेंगे, तो आप बासी नहीं होंगे, और आप बिजनेस में भी नई चीज़ें कर पाएंगे। आजकल हम देखते हैं नए नए लड़के आ रहे हैं 18 साल के, और वो 1000 करोड़ 5000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर देते हैं। तो ये कारण है कि उनकी सोच एडवांस है, तो उनसे भी सीखने को मिलता है। गोविंद जी, मैं कहीं ना कहीं आपकी बातों को बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं बिजनेस से जुड़ा हूँ, एक बिजनेस फैमिली से जुड़ा हूँ। तो आप जो भी बोल रहे हो, मैं बहुत अच्छे से उसको समझ भी पा रहा हूँ, और शायद इंटरेक्ट भी बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ जी। लेकिन मैं एक बहुत कॉमन सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि बहुत लोग को फेलियर देखने मिलता है बिजनेस में,
वो उससे कैसे कोप अप करेंगे, उस चीज से कैसे बाहर आएंगे या कैसे डील करेंगे? बिल्कुल, अगर हम कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, तो फेलियर होना स्वाभाविक बात है। हमें उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हम एक्सेप्टेंस। हाँ, एक्सेप्ट नहीं करते हम फेलियर को कि मेरे साथ में ऐसा क्यों। मैंने अपना बिजनेस किया तो बहुत सारी जगह रिजेक्शन मिला, फेलियर हुआ, नई चीज़ें की। अब हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? वहीं अटक जाएंगे। हम रिग्रेट करेंगे कि मैंने ऐसा गलत कर लिया या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहले एक्सेप्ट करें, फिर जो भी चीज़ें हमने की उससे हम लर्निंग क्या ले सकते हैं, हमें सीखने को क्या मिला, उन चीज़ों को सुधार कर दें और आगे बढ़ जाएं। ये तो एरर आएगा, फिक्स करना है, एरर आया फिक्स करो, आगे बढ़ो, फिर नया एरर आएगा और फिक्स करो और आप आगे बढ़ो। हम देखते हैं विराट कोहली है, वो हमेशा 100 नहीं बनाता है, कई बार 0 पे आउट होता है, कभी आउट ऑफ फॉर्म भी हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। हम सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान बोलते हैं, लेकिन वो भी बहुत बार 0 पे आउट हुए हैं। बहुत बार 0 पे, बहुत बार 90s में। अमिताभ की फिल्म फ्लॉप होती है, मोदी जी भी चुनाव हार जाते हैं, रतन टाटा का भी प्रोजेक्ट नैनो का फेल हो जाता है। बिल्कुल। तो आप और हम क्या चीज है, ये एक रेगुलर प्रोसेस है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करो और आगे हाँ। बढ़ो। थॉमस एडिशन जिन्होंने बल्ब बनाया, 10,000 बार फेल हुए वो, और फिर बल्ब बना। उन्होंने बोला कि मैंने 10,000 तरीके ढूंढे जिससे बल्ब नहीं जलता है। तो ये नजरिया होना चाहिए हमारा। जो भी हमारे साथ चैलेंज आ रहा है, फेलियर आ रहा है, उसमें हमारी कमी क्या रही है, वो अटेम्प्ट है। हम फेल नहीं है कहीं भी। ये एक चीज बोली जाती है कि ये आदमी फेल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इवेंट फेल होता है कहीं भी। कोई भी व्यक्ति, जो हम कर रहे हैं वो काम फेल हो गया, वो टास्क फेल हो गया, वो आदमी फेल नहीं हुआ है। सही बात है। अमिताभ फेल नहीं हुए, उनकी फिल्म फेल हो गई, बिल्कुल। वो मैच में एक बार फ्लॉप हो गए, वो विराट कोहली फेल नहीं हुआ है। ये एक सीख है, बहुत बढ़िया सीख है बिल्कुल। कि मतलब आदमी फेल नहीं होता, वो जो इवेंट कर रहा था या जो हाँ, वो कर रहा था वो फेल हुआ है। तो ये स्वीकार करना चाहिए हमें। स्वीकार नहीं कर पाते हैं, हमारे अंदर धैर्य की कमी है, पेशेंस की। आजकल हम देखते हैं यूथ के अंदर कि 30 सेकंड वाला टाइम है, 30 सेकंड से ज्यादा का पेशेंस नहीं है। अगर आपका पॉडकास्ट आएगा तो वो चाहिए 30 सेकंड में क्या बता रहे हैं, सही बात है। तो वहां पे 1 घंटा, आधा उससे घंटा ज्यादा वो देख ही नहीं हाँ, सकते। देख नहीं पाएंगे। तो फिर लाइफ में आप फेलियर को कैसे फेस करेंगे? आपके पास धैर्य नहीं है, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा, और फिर नई चीजें करेंगे तो फिक्स होके और आगे बढ़ जाएगी। ये तरीका है, सिंपल है और कुछ नहीं है। वो एक अटेम्प्ट है, उसको सुधार करिए, फिर दोबारा करिए। जैसे हम कहीं निशाना लगाते हैं तो एक बार लगा, फिर दूसरे तरीके से करेंगे, फिर तीसरे से करेंगे। गाड़ी चलाना सीखते हैं, ऐसा ही करते हैं। बिल्कुल ऐसे सीख। बच्चा चलना सीखता है तो ये रहता है, गिरेगा, संभलेगा, फिर सीख जाएगा। ग्रेजुअल प्रोसेस है, हाँ, ये धीरे-धीरे बस चलता है। फेलियर का यही है, डील करना। उसमें क्या कमी रह गई है उसको देख लें, सुधार कर लें और फिर आगे बढ़ जाएं। या जो फेलियर हुए हैं उनसे सीख लें, वो आसान है। किसी के अनुभव से सीख लें, एक्सपीरियंस से सीख लें, तो हमें उसको फेस ही नहीं करना पड़ेगा। सही बात है। यही तरीका है फेलियर को डील करने का। बहुत बढ़िया बताया, और मुझे लगता है कि अपन इस टॉपिक पे जितनी बात करते जाएंगे, हाँ हाँ हाँ, मतलब कोई टाइम, कोई लिमिट ही नहीं रहेगी। लेकिन बिल्कुल। अपने पास एक फाउंडेशन है, बिल्कुल। हमारे पास एक लिमिट है, हम उतने तक में ही हमें ये आज की वार्ता। लेकिन हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी हम एक ऐसा कोई शो ऑर्गेनाइज करें या आपको फिर से हमारे मंच पे बुलाएं और हमारे ऑडियंस की क्वेरीज जो है वो आपसे डिस्कस करें। तो हम बिल्कुल। आशा करते हैं हम आपको बहुत जल्द वापस अपने मंच पे बुलाएं और आपसे बहुत सारी वार्तालाप करें। बिल्कुल बिल्कुल इसी के सर। साथ आज का सेशन एंड करने से पहले मैं चाहूंगा आप हमारे जनता को एक अपने तरफ से एक टिप या एक क्विक नोट या क्लोजिंग नोट बताएं। बिल्कुल यही है कि हम जो भी लाइफ में करना चाहते हैं उसको थोड़ा क्लियरिटी रखें। अगर हमारे अंदर क्लियरिटी रहेगी तो हमारी सारी एनर्जी, फोकस, सब कुछ स्किल वहीं पे लगेगा। और जो भी फेलियर आ रहा है उसको नेचुरली लें, उसको फिक्स करें और आगे बढ़ जाएं। करते रहें, लगातार करते रहें, निरंतर करते रहें, तो आप जो भी करना चाहते हैं, सीखते रहें, आप वो कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी आपका, आपने टाइम निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी बढ़िया जानकारी दी। थैंक यू, आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा।